दोस्तों, मॉरिशस बेस्ड एफ्रेशिया बैंक और साउथ अफ्रीका बेस्ड मार्केट रिसर्च फर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2018 के बीच हमारे देश की टोटल प्राइवेट वेल्थ 98% ग्रो हुई है। यही नहीं, इस एनालिसिस में इंडियन इकोनॉमी के इस ग्रोथ पैटर्न को देखते हुए ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इसके बाद आने वाले 10 सालों में यानी 2019 से 2029 तक इंडियंस की टोटल प्राइवेट वेल्थ 130% ग्रो हो जाएगी, जो उस समय यूके और जर्मनी के नागरिकों की टोटल प्राइवेट वेल्थ से भी ज्यादा होगी। यही नहीं, 2017 में वर्ल्ड बैंक की तत्कालीन सीईओ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने प्रेडिक्ट किया था कि 2047 में अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे होने तक इंडिया एक हायर मिडिल क्लास कंट्री बन जाएगा। ऐसे में हम साफ देख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर वर्ल्ड लेवल पर कितने पॉजिटिव प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। सभी को इंडिया से बहुत होप्स हैं। लेकिन दोस्तों, आजाद भारत का इतिहास बताता है कि इंडिया ने हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अचीव किया है। आज की स्थिति में इंडिया जहां खड़ा है, उसे देखते हुए आज से लगभग 30 साल पहले जब इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से उत्पन्न हुए इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया आगे जाकर वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अपनी ग्रोथ प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शंस को किसी और के चश्मे से क्यों देख रहे हैं, जब हमने आज तक सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है, तो हम आगे भी ये क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, एक छोटा लक्ष्य ना रखते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वो 5 रीजंस क्या हैं जिस वजह से इंडिया दुनिया की रिचेस्ट कंट्री बन सकता है या फिर बनने वाला है। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके ऐसे और जीएस मेंस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स को आपसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस क्यों है, या क्यों जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपने भाषणों में देशवासियों से कोई अपील करता है तो खास तौर पर वो युवाओं से ही उम्मीद क्यों रखता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि युवाओं पर अपनी फैमिली का और पूरे देश का फ्यूचर बिल्ड करने का पोटेंशियल होता है। अगर उन्हें राइट मोटिवेशन और स्किल सेट से इक्विप कर दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद जैसे इंडिया के नेशनल बिल्डर्स को भी देख तो उन्हें भी इस देश के युवाओं से ही ये उम्मीद थी कि वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का यही मतलब होता है कि एक देश की आबादी में जितने ज्यादा प्रोपोर्शन में यंग पॉपुलेशन होगी, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। और इस मामले में इंडिया दुनिया के सबसे यूथफुल नेशंस की लिस्ट में शुमार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार इंडिया की लगभग 62.5% पॉपुलेशन 15 से 59 ईयर्स की वर्किंग एज में है। यही नहीं, इंडिया की 66% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से भी कम है। इससे साफ हो जाता है कि इंडिया में कितना फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसे अगर ठीक तरह से यूटिलाइज किया जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। वहीं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2050 के बीच इंडिया 15 से 65 इयर्स की वर्किंग एज पॉपुलेशन में 183 मिलियन न्यू वर्क फोर्स ऐड करेगा। साथ ही साथ ऐसा अनुमान है कि अगले 3 दशक में इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स में इंडिया का शेयर 22% होगा। ऐसे में इंडिया का ये यूथ ही है जिसे अगर क्वालिटी एजुकेशन और एप्रोप्रिएट मार्केट लिंक्ड स्किल्स प्रोवाइड कराई गई तो ये हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एंशिएंट और मिडवेल टाइम से ही दुनिया भर से ट्रेडर्स इंडिया आया करते थे, और इसका एक बड़ा कारण है कि इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की जाती थी जो उस वक्त दुनिया में और कहीं भी एक साथ देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए इंडियन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया वर्ल्ड ट्रेड में काफी पीछे छूट गया। लेकिन ये बात आज भी सच है कि इंडिया के पास इस वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया में ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें अनटैप्ड पोटेंशियल मौजूद है, और अगर इन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए तो ये इंडिया की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देंगे। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखें तो इसमें 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिस वजह से इंडिया में किसी भी तरह की क्रॉप उगाई जा सकती है। साथ ही कोविड और फिर ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर के चलते आ रहे फूड ग्रेन क्राइसिस को रिजॉल्व करने में इंडिया ने जिस तरह की अहम भूमिका निभाई है, उससे साफ पता चलता है कि अगर इंडिया के एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करके
कैपिटलाइज किया जाए तो वह ग्रोथ की नई ऊंचाइयां छू सकता है। साथ ही इंडिया अपनी यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है, जिसकी वजह से यहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में इंडिया की जीडीपी का 9.6% टूरिज्म सेक्टर से ही आया था। इसके अलावा अपनी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनकी वर्ल्ड मार्केट में काफी डिमांड है। फिर चाहे वो कश्मीरी कारपेट्स हो या झाबुआ की ट्राइबल डॉल या फिर दार्जिलिंग टी। ऐसे में बस हमें जरूरत है इसी तरह के और हिडन जेम्स को ढूंढने की और इन प्रोडक्ट्स को ठीक तरह से मार्केट करने की, और फिर वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनल ट्रेड में फिर से इंडिया का बोलबाला होगा। वर्ल्ड बैंक की 2018 में रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इसको देख के ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के बाद अब इंडिया में वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकती है। लेकिन इंडिया के न्यूली ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर और एमएसएमईज को देखकर लगता है कि इंडिया इससे भी ज्यादा बनने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, इन्वेस्ट इन इंडिया के अवेलेबल डेटा के मुताबिक जुलाई 2022 की स्थिति में इंडिया में 105 यूनिकॉर्न्स थे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिकॉर्न कंपनीज उनको कहा जाता है जिनकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। इंडिया में ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का टोटल वैल्यूएशन 338.5 बिलियन है। यही नहीं, इनमें से 63 यूनिकॉर्न्स 2020 के बाद ही स्टैब्लिश किए गए हैं। ऐसे में इंडिया के स्टार्टअप्स के ग्रोथ पोटेंशियल को आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें तो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वहीं आईटी सर्विसेज में भी इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। साथ ही ई कॉमर्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इंडिया की स्टैंडिंग काफी स्ट्रांग है। वहीं अगर हम वर्ल्ड के टेक्निकल स्फीयर और जॉब मार्केट की बात करें तो यहाँ भी इंडियंस ने अपने टैलेंट के झंडे गाड़ दिए हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड सर्विस सेक्टर के सेगमेंट में इंडिया 8th रैंक पर है। साथ ही इंडिया में वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लेबर फोर्स होने की वजह से यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया $87 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव करके वर्ल्ड में टॉप पर था। ऐसे में हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और यहाँ तक कि क्वार्टरनरी सेक्टर तक में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, जहां हर फील्ड में अनटैप्ड पोटेंशियल देखने को मिलता है, जिसे अगर ठीक तरह से कैपिटलाइज किया जा सके तो इंडिया इस दुनिया के शिखर पर होगा। दोस्तों, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया काफी कुछ ऑफर करने के साथ साथ अपनी ह्यूज पोटेंशियल की वजह से एक कॉन्टिनेंट साइज्ड डोमेस्टिक मार्केट भी बन जाता है, जिस वजह से इंडिया के अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी एक सफिशिएंट डिमांडिंग मार्केट मौजूद है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन के साइज की वजह से कोई भी बिजनेस वर्ल्ड इंडिया को अवॉइड नहीं कर सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 में रिलीज किए गए एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आने वाले 10 सालों में अपने पॉपुलेशन में मिडिल क्लास के बढ़ते प्रपोर्शन और इस मिडिल क्लास की बढ़ती परचेजिंग पावर के चलते इंडिया यूएस और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। आज वर्ल्ड में इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोजीशन की एक बड़ी वजह ये जाइगेंटिक इंडियन मार्केट ही है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश इंडिया से अपने कमर्शियल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल भी हमने ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर और इससे पहले यूएस ईरान टसल के दौरान देखा, जब इंडिया ने यूएस के सैंक्शंस की वार्निंग को इग्नोर करते हुए अपने शर्तों पर ही अपने रशिया और ईरान से ट्रेड रिलेशंस बनाए रखे। और इंडिया के ऐसा करने के बाद भी यूएस या दुनिया का कोई भी अन्य देश इंडिया की ही शर्तों पर चलने को मजबूर दिखा। यही नहीं, जून 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड कैपिटल मार्केट में 5th कंट्रीब्यूटर है। ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की इसी स्टैंडिंग की वजह से आज इंडिया का इकोनॉमिकली मजबूत होना अन्य सभी देशों के लिए जरूरी है। यही कारण है कि इंडिया वक्त के साथ डिप्लोमेटिकली वेल कनेक्ट हो गया है और आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे उसके डिप्लोमेटिक ओपिनियन को प्रेफरेंस दी जाती है। यही डिप्लोमेटिक रिलेशंस अन्य देशों से उसके बढ़ते बिजनेस रिलेशंस और इकोनॉमिक पैक्ट्स की शक्ल में हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में अधिक मदद कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जैसे जैसे इंडिया का कद और बढ़ता जाएगा, इंडिया अपनी इस स्टैंडिंग को और भी बेहतर तरीके से कैपिटलाइज कर पाएगा और यही उसके रिचेस्ट कंट्री बनने के सपने को साकार करने में मदद करेंगे। दोस्तों, एक कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनने के लिए उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। न केवल इकोनॉमिक फाउंडेशन बल्कि उसके गवर्निंग प्रिंसिपल्स का फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही उस कंट्री में एक स्टेबल और ट्रस्ट इंड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाएगा। ऐसे में हमें इस बात पर फक्र होना चाहिए कि हमारे देश के नेशन बिल्डर्स ने हमारे देश को एक मजबूत नींव दी, जिसके चलते 100 से ज्यादा मेजर और 1000 से ज्यादा माइनर लैंग्वेजेस बोलने वाला इतना कल्चरली डाइवर्स हमारा देश बीते 75 सालों में
कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आज स्ट्रांगली खड़ा है। इसका ठीक उल्टा उदाहरण हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहां उसकी वीक फाउंडेशन की वजह से वो आज एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली फेल्ड स्टेट बनकर रह गया है। ये हमारे देश के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ही हैं जिसने आजादी के बाद पैदा हुए फूड क्राइसिस, अर्ली 1990s में हुए बेल आउट क्राइसिस, इंडो पाक और सिनो इंडिया वॉर्स और 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेशन में खो देने के बाद भी इस देश को बांधे रखा। यही कारण है कि वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल बिजनेस हाउसेस हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट में इंडिया के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जगाता है। इस स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन का प्राइम एग्जांपल हमने कोविड क्राइसिस में भी देखा, जिसके चलते जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इसकी मार से त्रस्त थी, इंडिया ने वर्ल्ड में फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी रजिस्टर की। फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट से इसे कंपीट करें तो आईएमएफ के फोरकास्ट के अनुसार इस दौरान ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.6% ही थी। इस दौरान इंडिया की इसी वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने अपने वीडियो के शुरू में कहा, दुनिया इंडिया के फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही करती रह जाती है और इंडिया हमेशा उन प्रिडिक्शन से भी आगे बढ़कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसा हम पहले भी करते आए हैं और ऐसा हम आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा भी हम इंडियंस में ऐसा कुछ है जो शायद इस पूरी दुनिया में किसी और कंट्री के पास नहीं है। वो टैलेंट है जुगाड़ का, और शायद यही वो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम हमेशा वर्ल्ड प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस को पुश कर देते हैं। इसके चलते हम कम रिसोर्स होने पर भी सिर्फ फ्रूगल इनोवेशन की मदद से वो काम भी कर दिखाते हैं जो बाकी दुनिया के लिए शायद इम्पॉसिबल लगे। साथ ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बचपन में आपके पास एक गुल्लक जरूर रही होगी जिसमें आप अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसे जमा करते होंगे। उस समय आपकी ये छोटी सी सेविंग आपके लिए जान से भी ज्यादा प्यारी रही होगी, और ये सब इसीलिए था क्योंकि हमारे कल्चर में हमें बचपन से ही सेविंग्स का कॉन्सेप्ट घोट कर पिला दिया जाता है। यही कारण है कि जिस काम को दुनिया 100 रुपए में करती है, हम उसे अपने सेव करने के एटीट्यूड और इनोवेशन का इस्तेमाल करके आधे दाम में कर लेते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमने 2013 में लॉन्च हुए मंगलयान में भी देखा, जिसने न केवल अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रमाण देते हुए अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर लैंड किया, बल्कि ये वर्ल्ड का अब तक का चीपेस्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जो इस दौरान छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के ऑटो रिक्शा की सवारी से भी सस्ते दरों पर मंगल तक पहुंचाया गया था। यही नहीं, इंडिया की सेविंग्स के कल्चर को देखते हुए आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का भी कहना था कि इंडियन इकोनॉमी की एक इंपॉर्टेंट फीचर रही है कि हमारी ज्यादातर ग्रोथ हमारी डोमेस्टिक सेविंग से ही फाइनेंस की जाती है, और इसीलिए हमें इसे फ्यूल करने के लिए फॉरेन सेविंग्स का बहुत अधिक सहारा नहीं लेना पड़ा है। अब ऐसे में अगर हमारे ये दोनों टैलेंट ऐसे ही साथ चले तो हम जरूर दुनिया के रिचेस्ट नेशन बनने के अपने सपने को साकार कर लेंगे। बस जरूरत है तो डोमेस्टिक सेविंग की इस हैबिट को फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की आदत से जोड़ने की, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने ग्रोथ के इंजन को खुद ही इन्वेस्टमेंट का फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, हालांकि हमने हमारे इस डिस्कशन में सिर्फ 5 रीजंस की बात की है, पर इंडिया जैसे विशाल देश में ऐसे ढेरों फैक्टर्स हैं जो उसे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री बनने में हेल्प करेंगे। तो इन 5 रीजंस के अलावा आपके ओपिनियन में वो कौन से रीजंस हैं जिनके बल पर इंडिया रिचेस्ट नेशन बनने का अपना इस सपने को साकार कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मगर ये बात भी सही है कि हमारे सपने को अचीव करने में शायद थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन टारगेट से ज्यादा जरूरी विजन है। अगर एक बार आपने अपने किसी सपने को अपने विजन की तरह सेट कर लिया है तो फिर उसको पाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। जरूरत है तो माइंडसेट शिफ्ट की, जरूरत है तो आपकी और मेरी सोच को बदलने की। जिस दिन बदल लेंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, among several factors for India's potential growth, the savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।